हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। और इसके अंतर्गत हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के अंतर्गत जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। आज ये मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है जो कि है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या इस चैप्टर की जो मेन हेडिंग है, वास्तविक संख्याओं के बारे में भी हम समझेंगे, मगर आपके सिलेबस को टॉपिक वाइज ले जाएंगे। जैसे जैसे आपके बुक्स में दिया गया है टॉपिक वाइज, वैसे ही हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाते जाएंगे ताकि आप हर टॉपिक को पढ़ करके उसके जितने एक्सरसाइज दिए गए हैं वो सारे एक्सरसाइज कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आपको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझना है, उसकी परिभाषा दी गई है। कहा गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं दो संख्याओं a और b के लिए, कि मान लेते हैं आपके पास कोई दो संख्याएं हैं, दो नंबर्स हैं a और b। तो यदि दो संख्याएं हैं तो इन दोनों संख्याओं के लिए दो और ऐसे पूर्णांक अवश्य होंगे q और r। ठीक, a और b के लिए q और r इस प्रकार होंगे कि जो a है आप a को लिख पाएंगे bq प्लस r के रूप में। कि यदि दो संख्याएं हैं a और b तो उन दोनों संख्याओं को आप एक दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से a को लिख सकते हैं a बराबर bq प्लस r के रूप में लिखा जा सकता है। अब जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि आपके पास एक संख्या है 25 और दूसरा एक संख्या हो गया आपके पास 5। ये दो संख्याएं, एक 25 ले लिया आपने और एक 5 ले लिया। तो आप 5 को कैसे लिख सकते हैं? 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 प्लस 0। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर 25 बराबर, तो ये क्या हो गया आपका, इसको आप कह सकते हैं कि a। यदि आप इसको a मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये b है, यहाँ पर एक नंबर है और यहाँ पर भी एक नंबर है। तो कहा गया b के कोई ना कोई गुणांक होगा, b के किसी न किसी गुणांक के साथ कोई ना कोई अंक जोड़ने से वो जो आपका a है वो जरूर प्राप्त हो जाएगा। यही आपको सिखाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कि यदि दो संख्याएं a और b है तो आप उसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं। किस प्रकार से कि a बराबर bq प्लस r, कि b के साथ कोई एक संख्या का गुणा करने पर हम एक संख्या जोड़ेंगे तो हमें जरूर वो मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक संख्या मानते हैं a बराबर 36 और b बराबर मान लेते हैं, हमने ले लिया 7। b बराबर हम ले लेते हैं 7। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि 36 बराबर लिख सकते हैं 7 चौक 28, 7 5 35 प्लस 1 36। तो ये आपको a नजर आ रहा होगा, ये आपको b की तरह दिखाई दे रहा होगा। a बराबर आपने 36 माना है, b बराबर 7 माना है, और यहाँ पर दो संख्याएं और दिखाई दे रही है, इसी को q और इसको r कहा गया है। कि कोई भी दो संख्या है उसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? a बराबर bq प्लस r के रूप में लिखा जा सकता है। यही समझाता है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और इसमें एक कंडीशन दी गई है कि जो r का मान होता है वो सदैव यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, लेस देन b होता है। कि b का जो मान है वो हमेशा, r का जो मान है वो हमेशा b से छोटा ही रहेगा। अब उदाहरण के लिए समझिए, यहां पर जो a है ऐसे a b q और जो कुछ बचेगा आगे जाकर के r, तो a को कहा जाता है भाज्य, ठीक, b को कहा जाता है भाजक, q को कहा जाता है भागफल और r को कहा जाएगा शेषफल। ठीक है, तो आप ये जानते होंगे कि जो यहाँ पर a लिखा है, a का मतलब भाज्य, जिसमें आप भाग दे रहे हैं, भाज्य बराबर b का मतलब क्या है, भाजक, गुणे q का मतलब क्या है, भागफल, और r का मतलब क्या है, शेषफल। ठीक, तो आप जानते हैं किसी भी संख्या में यदि आप एक नंबर से भाग करेंगे तो जो शेषफल होगा वो शून्य निकलेगा या तो कोई ना कोई एक संख्या निकलेगी। मगर आप खुद से सोचिए कि अगर आप कोई भी यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, मान लेते समथिंग x करके कुछ भी लिखा हुआ है, आप इसे ले जाते हैं 10 बार, 15 बार, 25 बार, चाहे जितना बार भी ले जाते हैं, मान लेते हैं y बार ले गए, y बार ले जाने पर 5y आएगा, यहाँ पर आपने घटाया, घटाने के बाद
अगर यहाँ पर 5 आता, सोचिए, ठीक, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक नंबर ही ले लेते हैं कि यहाँ पर हमने लिख दिया 5, 5 में भाग दे रहे हैं हम 35 से, ठीक है, 35 से भाग ये आप दे रहे हैं तो 7 बार में यदि आप ले जाएंगे तो 7 5 35, पूरी तरह कट गया, शेषफल आ गया 0। उसके बाद 5 से आप भाग दे रहे हैं 36 में, ठीक है, तो आप ले जाएंगे 5 7 35, इस बार शेषफल 1 बच गया। फिर 5 से भाग दे रहे हैं आप 37 में, तो 5 7 35, 2 बच गया। फिर 5 से आपने भाग दिया 38 में, ठीक है, 5 7 35, ये बच गया आपका कितना 3। फिर आपने 5 से भाग दिया 39 में, 5 7 35, ये हो गया आपका 4। अब आपने 5 से भाग दिया 40 में, तो सुनिए समझने के लिए 5 7 35, तो शेषफल कितना बच गया 5। तो क्या ऐसे भाग करना सही है? आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा भाग करना गलत है, क्योंकि यदि ये कट जा रहा है तो हम इसको काट देंगे, तो इसका मतलब है कि 8 बार में ले जाएंगे तो 8 5 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 जब जाएगा तो शेषफल दोबारा से क्या आ जाएगा 0, यानी जिससे आप भाग दे रहे हैं उसका जो उस शेषफल है वो हमेशा उससे छोटा ही आता है। जैसे 5 से आपने भाग दिया तो शेषफल 5 से छोटी संख्या 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मगर 5 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 5 से आप भाग दे रहे हैं, अगर 5 ही शेषफल रहेगा तो वो तो एक बार में चला जाएगा, 5 1 5, ठीक। 6 भी शेषफल नहीं हो सकता। 6 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 6 जैसे होगा, अगर 6 में आप 5 से भाग दे रहे, 5 1 5, बचेगा कितना 1 बचेगा। यानी अपने आप को यही रिपीट करते रहेंगे, जो शेषफल होता है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता है। उसी बात को इन लोगों ने नोटेशन के रूप में यानी संकेत के रूप में बताया है, और ये कोई खास बात नहीं लिखी हुई है, ये सारी चीजें आप जानते हैं, मगर इसको लिखने का तरीका अलग है। तो हो सकता है कि आप लोगों को ये क्या लिखा हुआ है उसका अर्थ समझने में दिक्कत हो रही हो। तो कहने का मतलब आर का मतलब क्या है शेषफल, कि जो शेषफल का मान होता है बी का मतलब क्या है भाजक, ठीक। भाजक का मतलब जिससे आप भाग दे रहे हैं, कि जो शेषफल का मान है हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा ही होता है। ये सारी चीजें आप पहले से जानते हैं, वही आपको बता रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है कि कोई दो संख्याएं a और b है, तो उसके लिए दो और संख्याएं कौन कौन सी q और r इस प्रकार से विद्यमान होंगी, इस प्रकार से उपस्थित होंगी कि a को आप लिख पाएंगे bq प्लस r के रूप में। कि कोई दो संख्या है उसको कैसे लिखा जा सकता है कि एक संख्या को आप लिख सकते हैं bq प्लस r के रूप में, और r का मान हमेशा b से छोटा होता है। यही जो प्रमेय है इसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक। आई होप आपको ये प्रमेय समझ में आई होगी। ये जो नोटेशन बनाए गए हैं, जो अंकन बनाया गया है, जो चिन्हित किया गया है, वो सारी चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। अब प्रश्न लेते हैं और प्रश्न को करके समझते हैं कि कैसे इसके प्रश्नों को हल किया जाता है। अब आपके सामने एक प्रश्न लिखा गया है, कहा गया है कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m+2 के रूप में लिखा जा सकता है जहां m एक प्राकृत संख्या है, ठीक। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट, ये जो कथन दिया गया है वो कथन सत्य है या सत्य नहीं है, इसकी आपको जांच करनी है। इसने क्या बोला है कि किसी भी धन पूर्णांक की कोई भी संख्या हो, धन पूर्णांक का मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर, कि कोई भी धन संख्या हो, धन पूर्णांक हो, उसका जो वर्ग होगा उसके वर्ग को हम लिख सकते हैं 3m+2 के रूप में, जहां m एक प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक। इस बात की हमें जांच करनी है। तो देखिए कैसे आप हल करेंगे इसे। तो लिखेंगे पहले हल में आप मानेंगे, माना धन पूर्णांक, कुछ आप धन पूर्णांक मान लेंगे, माना धन पूर्णांक 3a, 3a+1, 3a+2, ठीक। ठीक, नहीं तो लिख सकते हैं कि 3a+3a+1 3a+2 है। कि आपने तीन संख्याएं मान ली कि एक a है, एक 3a+1 है और एक 3a+2 है। क्रमागत संख्याएं जानते हैं ना, क्रमागत संख्याएं एक जोड़ने से मिलती है। तो यहाँ पर 3a, 3a+1, 3a+2 क्यों माना गया, 3a क्यों माना गया है? क्योंकि आपको जो सिद्ध करना है उसमें ये देखिए, आपका जो भाजक है वो कितना है, 3 है। तो आप संख्याएं भी इस प्रकार की लेंगे कि वो 3 से क्या हो रही हो, कट रही हो, ठीक।
तो आपने ले लिया, मान लिया कि धन पूर्णांक 3a है, 3a+1 है, 3a+2 है। अब कहा गया है कि इनके वर्ग को, तो यदि इनका वर्ग करना हो तो आप जानते हैं कि इनका वर्ग, तो 3a का वर्ग, 3a का यदि आप वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3a²। 3a² को करेंगे तो इसको लिख सकते हैं आप 9a²। 9a को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × a, ऐसे लिखा जा सकता है। और मान लीजिए कि माना 3a = m, क्योंकि कहा गया ना कि a का मतलब यदि आप 1 रखेंगे तो m का मान 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी हो। 3a बराबर हम मान लेते हैं कि m है, 3a का मान यदि m है तो इसको अब हम लिख सकते हैं 3m के रूप में। मगर इसने कहा था कि कोई भी धन पूर्णांक हो उसका जो वर्ग होगा उसके वर्ग को हम लिख सकते हैं 3m+2 के रूप में। यहां पर तो हमें 2 की आवश्यकता ही नहीं पड़े। एक और एक्सप्लेन करके उसे दिखा देंगे। मान लेंगे कि 3a+1 है, 3a+1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 3a × 1, तो आपको मिल गया 9a² प्लस 1 प्लस ये हो गया 3 दूना 6a बराबर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप इन दोनों को यदि एक साथ लिखें तो 9a² प्लस 6a प्लस 1, तो इसको इसमें से यदि आप 3 को कॉमन कर लें तो 3 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 3a² प्लस 2a और ये हो गया प्लस 1। अब इस पूरे को यदि आप यम मान लें तो ये क्या हो जाएगा 3m+1, कि इसका यदि आपने वर्ग किया तो वो किस रूप में आया, 3m+1 के रूप में आया। एक और संख्या का करके दिखा देंगे, 3a+2 का करके दिखाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 3a² प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3a × 2 हो गया 9a² प्लस 4 प्लस 2 दूना 4 12a। इन दोनों को एक साथ लिखिए 9a² प्लस 12a प्लस 4। ठीक, अब इसको ये हो गया 9a² प्लस 12a प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं 4 को। अब इन सब में से 3 को कॉमन कर लीजिए, 3 को कॉमन करेंगे तो यहां से बचेगा 3a² प्लस 4a प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3। अब इस पूरे वैल्यू को आप मान लेंगे m, अगर इस पूरे वैल्यू को m मान लेंगे तो ये हो गया 3m+1। कि कोई भी यदि धन पूर्णांक है तो धन पूर्णांक का जो वर्ग है उसको हम लिख पाएंगे 3m के रूप में या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं उसके वर्ग को। हम उसके वर्ग को 3m+2 के फॉर्मेट में के रूप में नहीं लिख सकते। अर्थात ये जो कथन दिया गया है कि कोई भी धन पूर्णांक हो उसके वर्ग को हम 3m+2 के रूप में लिख सकते हैं, यह बात बिल्कुल गलत है। ऐसा हमने सिद्ध करके दिखा दिया। 3 अलग अलग नंबर्स लिए हमने दिखाया कि जब भी हम वर्क कर रहे हैं या तो 3m आ रहा है या तो 3m+1 आ रहा है, तो किसी भी संख्या के धन पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m के रूप में आएगा या 3m+1 के रूप में आएगा, कभी भी 3m+2 के रूप में नहीं आएगा। तो ये हो गया आपके सामने पहला एग्जाम्पल। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उसे समझते हैं। ये आपके सामने दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में कहा गया कि दिखाइए कि संख्याएं लिखी गई हैं, n है, n+4, n+8, n+12 और n+16। ये सभी ऐसी संख्याएं हैं कि ये सभी संख्याएं केवल और केवल 5 से ही कटेंगी। ठीक, ये ऐसी संख्या है कि केवल और केवल 5 से कटेगी, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगी। तो 5 से कट रही है मतलब उसमें 5 का भाग चला जा रहा है, और जिससे भाग देते हैं उसको क्या माना जाता है, भाजक। ठीक, तो आप इसका हल करेंगे, सॉल्यूशन दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे कि माना संख्या n है, कौन सी संख्या है, n 5 से विभाज्य है। ठीक, अर्थात ये जो n है वो 5 से पूरी तरह कट जा रहा है। अगर ऐसा सत्य है तो सभी की सभी संख्याएं इस फॉर्मेट की 5 से विभाजित हो सकती हैं। अगर हमने मान लिया कि माना कोई संख्या n है जो कि 5 से कट जाती है, तब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका
इसके अनुसार क्या होगा कि जो n होगा वो 5q प्लस r के बराबर होगा। आपने पढ़ा है कि a बराबर bq प्लस r की कोई दो संख्याएं हैं तो जो बड़ी वाली संख्या है जिसमें आप भाग दे रहे हैं वो जो संख्या है वो pq p की bq, तो b की जगह क्या है आपका a है और a की जगह n है, तो aq प्लस r के बराबर होगा। अब आप बताइए यदि किसी संख्या में आप 5 से भाग दे रहे हैं तो अभी आपको बताया गया कि जो शेषफल होगा वो या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। ठीक है, आप इतना जानते हैं। अतः r का जो मान होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। अब देखिए कि r बराबर यदि मान लेते हैं 0, r बराबर 0 पर, ठीक, कि r बराबर यदि हमने 0 मान लिया तो r बराबर यदि हमने 0 मान लिया तो हमको क्या मिलेगा, n बराबर 5q प्लस r, तो n बराबर 5q, यहाँ पर ये 0 है तो n का मान क्या मिल गया 5q, और 5q r से पूरी तरह विभाजित है क्योंकि शेषफल कितना हो गया 0। यही दिखाना था ना कि n जो है वो 5 से विभाजित हो जा रही है, तो n का जो मान है वो 5q के रूप में आ रहा है, अर्थात ये संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित है। यदि r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखेंगे तो n बराबर क्या मिलेगा आपको 5q प्लस 1। अब आपको सिद्ध करना है कि n प्लस 4 जो है, कि n प्लस 4 जो होगा वो भी 5 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो आपने तो दिखा दिया कि n जो है वो 5 का कोई ना कोई गुणज है, ठीक, q का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रखिए। अगर यहाँ पर शेषफल 0 आ गया मतलब n जो है वो पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है। अब आपको n प्लस 4 चाहिए तो दोनों पक्षों में 4 जोड़ लीजिए, दोनों पक्षों में 4 जोड़ेंगे तो इधर बन जाएगा n प्लस 4 और इधर हो जाएगा 5q प्लस 1 प्लस 4, तो इधर बन गया आपका n प्लस 4 बराबर 5q प्लस 5 और n प्लस 4 बराबर 5 को यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो q प्लस 1। अब देखिए ये भी जो संख्या है वो 5 का गुणज है, ठीक है। यदि 5 कॉमन के रूप में बच जा रहा है कुल मिला ऐसे समझिए, अगर जो 5 है वो कॉमन के रूप में बच जा रहा है अर्थात मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 5 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर 4 रहेगा, ठीक। तो आपने ये भी दर्शा दिया कि n प्लस 4 जो है वो 5 से क्या है विभाजित है क्योंकि ये जो संख्या है वो 5 का क्या है गुणज है, दिख रही है आपको। अब r बराबर 2 लेने पर, r बराबर यदि 2 पर आप चेक करें तो आपको मिलेगा n बराबर 5q प्लस 2। अब आपको तीसरी संख्या कौन सी दिखानी है, तीसरी दिखानी n प्लस 8, तो n प्लस 8 को सिद्ध करना तो दोनों पक्षों में 8 जोड़ेंगे तो n प्लस 8 बराबर 5q प्लस 2 प्लस 8, तो ये हो जाएगा n प्लस 8 बराबर 5q प्लस 10, तो यहां से मिलेगा आपको 9 बराबर 5 को कॉमन करेंगे तो q प्लस 2। यहाँ भी 5 आपका क्या हो गया कॉमन के रूप में हो गया, मतलब ये जो कुछ भी लिखा है समथिंग समथिंग उसके साथ 5 का गुणा है। 5 का गुणा का मतलब कि ये जो संख्या है पूरी तरह 5 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि आप इसमें 5 से भाग देंगे तो कट जाएगा ना, 5 से 5 कट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 9 प्लस 8 जो है वो भी 5 से पूरी तरह विभाजित है। अब आगे देखिए r बराबर 3 पर, r बराबर 3 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा n बराबर 5q प्लस 3। तो अब आपको क्या सिद्ध करना है n प्लस 12, तो दोनों पक्षों में 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5q और इधर 12 जोड़ेंगे तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, तो n प्लस 12 बराबर 5 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा, आपको मिलेगा q प्लस 3 जो कि 5 का गुणज है अर्थात n प्लस जो 12 है वो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिए लास्ट क्या है r बराबर 4 पर, कि r बराबर 4 पर चेक करेंगे, r बराबर जब 4 रखेंगे तो आपको मिलेगा n बराबर 5q प्लस 4। तो अब आपको सिद्ध करना है 16, तो दोनों पक्षों में 16 जोड़ेंगे, n प्लस 16 बराबर 5q प्लस ये हो जाएगा 20, तो n प्लस 16 बराबर 5 को यदि कॉमन कर लें तो q प्लस 4, तो यानी n प्लस जो 16 है उसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू क्यू प्लस 4 के रूप में। 5 इंटू है मतलब कि ये जो संख्या है ये पूरी तरह 5 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से पूरी तरह समझते हैं कि ये कुछ नंबर्स लिखे गए थे हमारे सामने और कहा गया था कि आप दर्शाइए कि ये सभी के सभी नंबर केवल और केवल 5 से कटेंगे। तो उसके लिए क्या किया आपने कि मान लिया कि जो इसका पहला नंबर n है कि n को 5 से भाग करने पर वो विभाजित हो जाता है। ठीक, यदि n 5 से विभाजित हो जाता है तो यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार हम उसे लिख सकते हैं n बराबर 5q प्लस r के रूप में। यदि 5q प्लस r के रूप में लिखेंगे तो जो r का मान होगा वो यहाँ पर जो 5 है हमेशा छोटा आएगा, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 और 4। तो r बराबर जब ये हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है कि r बराबर जब हमने 0 रखा तो n बराबर क्या आ गया 5 इंटू क्यू। तो अब बताइए ये जो n है, n जो कोई भी संख्या हो वो 5 का गुणज है कि नहीं। q का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, मतलब ये 5 का गुणज है, अर्थात ये जो संख्या ये 5 से पूरी तरह कट जाएगी। नहीं तो ऐसे समझिए 5 का गुणा उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा n/5। n/5 का उत्तर q आ रहा है, मतलब कोई ना कोई एक पूर्णांक संख्या मिल रही है। इसका मतलब जो 5 है वो n को पूरी तरह विभाजित कर दे रहा है। आगे n r बराबर जब 1 रखेंगे तो n बराबर 5q प्लस 1 मिलेगा। 5q प्लस 1 मिलेगा। अब आपको प्रूफ करना है कि n प्लस 4 की जो वैल्यू है वो भी 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल है तो कैसे होगा कि n बराबर जब आपने r बराबर 1 रखा तो इक्वेशन आपको मिला n इज इक्वल टू 5q प्लस 1। अब n प्लस 4 के लिए प्रूफ करना है तो दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर जब आप 4 जोड़ेंगे तो n प्लस 4 इज इक्वल टू 5q प्लस 1 था और प्लस 4 आपने कर दिया तो ये कितना हो गया 5। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, 5 को कॉमन किया जा सकता है। तो n प्लस 4 की जो वैल्यू है वो 5 इंटू क्यू प्लस 1 के बराबर। फिर यहाँ समझिए 5 का गुणा है, अगर उसको इस साइड ले आए तो 5 का भाग हो जाएगा, यानी n प्लस 4 में जब हम भाग दे रहे हैं 5 से तो वो q प्लस 1 के रूप में आया है और q क्या है एक पूर्णांक है। इसका मतलब हम जब भाग दे रहे हैं n प्लस 4 में 5 से तो हमें कोई न कोई एक पूर्णांक संख्या मिल रही है। इसका मतलब जो 5 है वो n प्लस 4 को पूरी तरह विभाजित कर दे रहा है। तो इससे ये सिद्ध हो गया। अब n प्लस 8 आपको सिद्ध करना है तो पहले r बराबर 2 रखेंगे। जब r बराबर आपने 2 रखा, r बराबर 2 रख लिया तो 5q प्लस 2 हो गया। दोनों पक्षों में 8 जोड़ दिया आपने तो 8 जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, फिर 5 कॉमन हो जाएगा, फिर ये संख्या 5 से डिविजिबल होगी। उसी तरह r बराबर 3 रखेंगे, फिर r बराबर 4 रखेंगे और कॉमन करके दिखा देंगे कि इन सब में 5 कॉमन है, अर्थात ये सभी संख्याएं 5 से डिविजिबल हैं, 5 से पूरी तरह कट जाएंगी। तो आज आपने समझ लिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। तो ये दो क्वेश्चंस बताए गए, उम्मीद करते हैं कि इसके आधार पर आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है और उसका उपयोग कैसे होता है ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि इस चैप्टर से ये जो टॉपिक पढ़ाया गया इससे रिलेटेड कोई आपका प्रश्न हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।